गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की सेकेंड क्लास चलेगी। ठीक है, ये सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशनल इंजीनियरिंग कौन सी क्लास सेकेंड है ये? ठीक है, क्लास फर्स्ट जो है कल हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें पढ़े थे हम भूवैज्ञानिक चक्र। ठीक है, भूवैज्ञानिक चक्र क्या होता है एक बार फिर मैं डिफाइन कर देता हूँ उसको कि चट्टानों का जो है भौतिक और रासायनिक कारणों से क्या होता है, अपक्षय होता है। वह जब अपक्षय होता है तो अपक्षय होकर वह किस में कन्वर्ट होती है, सॉइल में। सॉइल का निर्माण करती है। सॉइल जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह दूसरे स्थान पर जाकर वह पूरे इकट्ठा होती है। इकट्ठा धीरे धीरे होते होते वह टील की नुमा निर्माण करने लगती है, यानी कड़ा भाग पैदा हो जाता है और धीरे धीरे वह चट्टानों में रूप धारण कर लेती है। ठीक है, फिर चट्टानें क्या होती हैं, वह फिर भौतिक और रासायनिक कारणों से क्या होता है, उसका विघटन होता है और फिर वह सॉइल का निर्माण करती है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है ना, तो इतनी बात समझ में आई थी क्लास फर्स्ट में। अब क्लास सेकेंड में इसके आगे चलेंगे हम कि चट्टानों का विघटन, इसमें पढ़ेंगे हम चट्टानों का विघटन। टॉपिक है चट्टानों का विघटन। इरोजन ऑफ रॉक्स, इरोजन ऑफ रॉक्स है ना, यानी चट्टानों का विघटन कैसे होता है ना। तो हमें मालूम है कि बताए भी हैं अगले क्लास में कि चट्टानों का विघटन जो है दो कारणों से होता है ना। चट्टानों का विघटन निम्न दो कारणों से होता है। पहला कारण ये है भौतिक विघटन। फिजिकल इरोजन। ठीक है, दूसरा कारण ये है रासायनिक विघटन। केमिकल इरोजन है ना। अब सबसे पहले बात करेंगे हम कि भौतिक विघटन के बारे में, है ना। तो इसके कारक जो है, भौतिक विघटन के कारक जो है निम्न प्रकार हैं। भौतिक विघटन के कारक जो है निम्न प्रकार है। इसमें पहला कारक ये है, पहला कारक है ये पेड़ पौधों की जड़ों के कारण। पेड़ पौधों की जड़ों के कारण। ठीक है ना, पेड़ पौधों की जड़ों के कारण। ठीक है, दूसरा है तापमान में परिवर्तन
के कारण। तीसरा है अपघर्षण के कारण। चौथा है चट्टानों के रंध्रों में जल का प्रवेश करना। जल का प्रवेश करना। पांचवा है भूकंप व भूस्खलन तथा अन्य कारण। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये 4-5 पॉइंट जो है ये भौतिक क्या है, भौतिक विघटन के कारण है ना। इसी के कारण क्या होता है, चट्टानों का भौतिक विघटन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेड़ पौधों की जड़ों के कारण। पेड़ पौधों की जड़ें जो हैं पृथ्वी के या चट्टानों में जाती हैं, है ना, चट्टानों में जाती हैं, तो जिसके कारण चट्टानों में क्या होती है, दरार पैदा होती है ना। चट्टानों में दरार पैदा होती है। जब चट्टानें दरार पैदा होती हैं तो वो धीरे धीरे उसका अपक्षय होना शुरू हो जाता है। समझ में बात। दूसरा है तापमान में परिवर्तन के कारण, है ना। तापमान में मतलब कि मौसम चेंजिंग, मतलब कभी सर्दी कभी गर्मी के कारण जो है चट्टानें जो हैं, चट्टानों का जो है फैलाव होता है और संकुचन होता है, यानी चट्टानें जो होते फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। इसके कारण क्या होता है कि चट्टानें में दरारें पड़ती हैं और दरारें पड़कर वह चट्टानें टूटती हैं। दरारें पड़कर चट्टानें टूटती हैं, है ना। तो उसके कारण यह क्या होता है कि विघटन होता है। तीसरा पॉइंट है अपघर्षण के कारण। अपघर्षण मतलब कि जब तेज बारिश होती है, तेज हवा चलती है, तो जो बारिश होती है तो उसका जो जल है वह चट्टानों से टकराता है और हवा जो है चट्टानों से टकराती है, तो वह क्या होता है, एक घर्षण पैदा होता है। चट्टानों में एक घर्षण पैदा होता है और जिससे क्या होती है कि चट्टाने का अपक्षय होता है ना। फिर तीसरा है चट्टानों के रंध्रों में जल का प्रवेश करना। मतलब कि चट्टानों में जो खाली स्थान होता है, जो रंध्र रहता है, उसमें क्या होता है, जल का प्रवेश हो जाता है, जिससे क्या होता है कि चट्टाने का विघटन होता है ना, क्षय होता है। फिर है भूकंप व भूस्खलन तथा अन्य कारण। भूकंप का मतलब कि यह एक प्राकृतिक, भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है। जब ये आता है तो बहुत दिन तक चट्टानें टूटती रहती हैं, यानी कि यह क्रिया बहुत दिन तक रहती है ना। जिससे क्या होता है कि पृथ्वी उथल पुथल हो जाता है और चट्टानें जो है टूट कर बहुत सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना। तो ये क्रिया होती है भूकंप में। ठीक है, तो इतना समझ में आई बात। अब बात करेंगे हम रासायनिक विघटन। ठीक है, रासायनिक विघटन में क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड अम्लों की वाष्प एवं जलवाष्प आदि चट्टानों को मौजूद खनिजों से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ठीक है ना, अभिक्रिया करते हैं, यानी कि जो चट्टानें हैं उसके जो खनिज पदार्थ हैं उससे क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे क्रिया कर वह उसको अपक्षय करते हैं, है ना। तो ये ऐसे क्या होता है, इससे रासायनिक विघटन होता है। ठीक है ना। तो ये भी तीन प्रकार से होता है। रासायनिक विघटन भी 3 कारणों से होता है ना। रासायनिक विघटन निम्न कारणों से होता है। देखिए, पहला कारण ये है कि ऑक्सीकरण। ठीक है, पहला है ऑक्सीकरण। दूसरा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, दूसरा है जलयोजन।
हाइड्रेशन। ठीक है, फिर है तीसरा है कार्बोनिक। कार्बोनेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले क्या बात करेंगे हम, ऑक्सीकरण। जैसे चट्टानें जो हैं, चट्टानों पे क्या होता है, खनिज पदार्थ होता है ना। चट्टानों पे खनिज पदार्थ होता है, तो उस खनिज पदार्थों से क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, वहाँ पे अभिक्रिया करता है, उससे उसके मिलकर अभिक्रिया करता है, जिससे क्या होता है, उसका चट्टानों का क्या होता है, विघटन होता है। समझ में आई बात। फिर है दूसरा जल योजन। इस पे क्या होता है कि ये क्या होता है कि चट्टान एक ऐसी प्रकार के चट्टान, यानी कि जिसमें क्या होता है कि चूना पत्थर, जिसमें ज़्यादातर उसमें चूना पत्थर होता है, तो उसमें क्या होता है कि जल जो जाकर उससे जल योजन की क्रिया करता है, जिससे क्या होता है, चट्टाने का अपक्षय होता है। समझ में आई बात। ये तीसरा है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन का मतलब ये हो गया कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हैं, वह चट्टानों में जो तत्व होते हैं उससे क्या होते हैं, उस पर अभिक्रिया करते हैं, है ना। तो उससे क्या अभिक्रिया करते हैं, तो उससे क्या होती है, चट्टानों का विघटन होता है ना। इतनी बात समझ में आई। अब बात करेंगे हम परिवहन तथा निक्षेपण की। ठीक है, अगली टॉपिक इसकी ये है कि परिवहन। अपक्षय हो गया, अपक्षय के बाद क्या होता है कि सॉइलों का क्या होता है, परिवहन होता है और उसका निक्षेपण होता है ना। तो परिवहन एवं निक्षेपण। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, है ना। इसमें क्या होता है कि जब चट्टानों से टूटकर, जब चट्टानें टूटती हैं तो वो सॉइल में कन्वर्ट होती है, तो सॉइल क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, लेकिन वो अपने से नहीं जाती है, कुछ एजेंटों के साथ जाती है, जैसे जल हुआ, बर्फ़ हुआ, हवा हुआ, है ना। ये सब से वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो स्थानांतरण के कुछ घटक हैं। स्थानांतरण के निम्न घटक हैं। पहला है जल, दूसरा है गुरुत्व बल, तीसरा है वायु, चौथा है ग्लेशियर, ठीक है। ये सब क्या है, इसके स्थानांतरण के क्या है, ये घटक हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल का। जल जो है, जब चट्टानें जब टूटती हैं, टूटकर जब सॉइल होती हैं, तो सॉइल का जो होता है, सॉइल जल के संपर्क में आने से, वर्षा जब होता है तो जल के संपर्क से आने से वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह उसका परिवहन होता है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका परिवहन होता है। तो ये एक एजेंट हुआ। दूसरा है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल मतलब पृथ्वी जो एक
ग्रेविटेशनल बल के कारण जो होता है उसका एक सॉइल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, तो वो हो गया गुरुत्व बल। तीसरा है वायु, हवा के कारण जो है जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाती है ना, तो हो गए वायु। फिर एक ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब हो गया कि बर्फ़, बर्फ़ जैसे बर्फ़ जब पिघलती है तो वह पिघल कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, तो उससे जो चिपक कर जो सॉइल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो इतने समझ में आई बात कि ये 4 घटक ऐसे हैं जो परिवहन में काम आती है ना, जो सॉइल का परिवहन करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम मृदा का भूगर्भी वर्गीकरण, है ना। इसकी अगली टॉपिक है मृदा का भूगर्भी वर्गीकरण, भूगर्भी वर्गीकरण, है ना। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो मृदा का भूगर्भीय वर्गीकरण को निम्न 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में, है ना, 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग ये है कि अवशिष्ट मृदा, अवशिष्ट मृदा, ठीक है। रेजिडुअल सॉइल, ठीक है। दूसरा है स्थानांतरित मृदा, स्थानांतरित मृदा यानी ट्रांसपोर्ट सॉइल, ठीक है। बात समझिएगा पहले कि अवशिष्ट मृदा क्या किसे कहते हैं। अवशिष्ट मृदा वो मृदा होती है जैसे चट्टानों से जो सॉइल उत्पन्न निर्माण, चट्टानों से सॉइल जो सॉइल के अपक्षय से जो चट्टानों से सॉइल, चट्टानों के अपक्षय से जो सॉइल बनती है वह सॉइल उस चट्टान पर ही रह जाती है ना। जो सॉइल उस चट्टान पर ही रह जाती है उसको हम कहते हैं अवशिष्ट मृदा। समझ में आई बात? यानी कि वे सॉइल जो चट्टानों से टूटकर वे सॉइल जो चट्टानों पर ही रह जाती हैं उसको हम कहते हैं अवशिष्ट मृदा, ठीक है। दूसरी है स्थानांतरित मृदा, यानी कि वे सॉइल जो चट्टानों से टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं उसको कहते हैं हम स्थानांतरित मृदा। समझ में आई बात? इतना समझ में आ गई बात। अब बात करेंगे इंजीनियरिंग आधार पर मृदा का वर्गीकरण। अगली टॉपिक ये है इंजीनियरिंग के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। इंजीनियरिंग के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, है ना। ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल on the basis of
इंजीनियरिंग। ठीक है, ये समझ में आई बात। तो इसके आधार पे जो सॉइल है निम्न 3 भागों में बांटा गया है ना। इसके आधार पर सॉइल यानी इसके आधार पर सॉइल निम्न समूहों में बांटा गया है। पहला है ससंजन मृदा, है ना, ससंजन मृदा, कोहेशन सॉइल। ठीक है। दूसरा है आसंजन मृदा। ठीक है। अधेशन, आसंजन कह सकते हैं या संसंजनहीन, इसको ससंजनहीन मृदा, है ना, ससंजनहीन मृदा यानी कि नॉन कोहेशन सॉइल। तीसरा है कोलाइड्स मृदा, कोलाइड्स सॉइल। ठीक है। ये 3 प्रकार की इंजीनियरिंग के आधार पर ये 3 प्रकार की सॉइल होती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ससंजनहीन मृदा। ठीक है ना, ससंजन मृदा, है ना, ससंजन मृदा वो मृदा होती है जिसके कण आपस में आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, है ना, यानी कि वे मृदा जिसके कण आपस में जुड़े होते हैं, आकर्षण बल के कारण वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ससंजन मृदा। समझ में आई बात, उसे कहेंगे हम ससंजन मृदा। दूसरा है ससंजनहीन मृदा, है ना। ससंजनहीन का मतलब ये हो गया कि सॉइल के वे कण जो आपस में जुड़े नहीं रहते, यानी दूर दूर होते हैं। जैसे सॉइल हो गई इसकी जो, जैसे में इसका लिख लेंगे हम चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं ना एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और चिपके रहते हैं, तो वो हो जाएगी ससंजन मृदा में। ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है रेत टाइप की मिट्टी आएगी, है ना, ये हो जाएगी रेत टाइप की। ठीक है ना। रेत या जो बालू, है ना, रेत या बालू जो टाइप की जो मृदा होती है वो आएगी किस में, ससंजनहीन मृदा में, है ना। तीसरा है कोलाइड्स मृदा। कोलाइड्स मृदा ऐसी मृदा होती है जैसे कचड़े टाइप की मृदा जिसमें जान न हो, यानी कि वो अगर पानी के संपर्क में जाए तो वो कोलाइड हो जाए, मतलब कि एकदम उसमें घुल जाए, है ना, यानी कि पेस्ट, यानी कि उसका घोल तैयार हो जाए, है ना। तो ऐसी मृदा होती है कोलाइड मृदा, है ना। तो ये तीनों समझ में आई मृदा। अब बात करेंगे मृदा की संरचना। अगली टॉपिक ये है, अगली टॉपिक है मृदा की संरचना और यही लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद ये लेसन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। मृदा की संरचना। सॉइल स्ट्रक्चर,
ठीक है। ये समझ में आई बात। मृदा जो है, मृदा की संरचना कैसे बनती है? मृदा की संरचना जो है 3 चीज़ों से बनती है। पहला होता है एक खुद मृदा का कण, है ना, एक मृदा का कण होता है, और एक होता है उसमें जल, है ना, एक मृदा का कण होता है, जल होता है, और वायु। ये 3 जो होते हैं, यानी कि मृदा कण, जल और वायु, है ना। तो इससे क्या होता है कि ये मृदा की संरचना का निर्माण होता है ना। तो ये तीनों जो होते हैं ये एक दूसरे से आकर्षण बल के, एक आणविक बल के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो उसी को हम कहते हैं मृदा संरचना। समझ में आई बात, है ना। उसी को हम कहेंगे मृदा संरचना, ठीक है। यानी कि मृदा पिंड में मृदा कण, जल तथा वायु की व्यवस्था तथा इन अवयवों में कार्य कर रहे बलों के आणविक आकर्षण को मृदा की संरचना कहते हैं। मतलब कि इसके आणविक आकर्षण को ही हम मृदा का संरचना कहते हैं, है ना। जब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तभी हम वो मृदा का संरचना बनता है ना। तो उसी कहें मृदा का संरचना, ठीक है। अब है मृदा संरचना के प्रकार। मृदा संरचना के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, है ना। तो इसके बारे में मृदा संरचना निम्न 3 प्रकार की होती है। मृदा संरचना निम्न 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली है, देख लीजिए, पहली संरचना जो है ये एकल कणीय संरचना, है ना। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, है ना। दूसरा है मधुमक्खी छत्ता संरचना, हनी कैप स्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा है गुच्छेदार संरचना, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो होती हैं 3 प्रकार की सॉइल की संरचना होती हैं, है ना। 3 प्रकार की सॉइल की संरचना होती है, यानी सॉइल का स्ट्रक्चर ये 3 प्रकार का होता है ना। पहली बात करेंगे हम कि एकल कणीय संरचना। एकल कणीय संरचना जो होती है वो इस प्रकार की होती है, जैसे
जिसके कण जो हैं समान होते हैं, है ना, जिसके कण समान होते हैं उसको हम कहते हैं एकल कणीय संरचना। ठीक है, इसको कहेंगे हम एकल कणीय संरचना। ठीक है, एकल कणीय संरचना। ठीक है ना, यानी कि इसके जो कण देख रहे हैं, मृदा के कण जो देख रहे हैं वो कैसे हैं, एक समान है ना, यानी कि वे सॉयल, वे संरचना जिसकी मृदा के कण समान हो, है ना, मृदा के कण समान हो, तो उसको कहेंगे हम एकल कणीय संरचना। समझ में आई बात। दूसरा है, ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा जो है मधुमक्खी छत्ता संरचना, है ना। मधुमक्खी छत्ता संरचना मतलब कि मधुमक्खी छत्ते के जैसा इसका आकार हो, ऐसी संरचना, मृदा की ऐसी संरचना जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसे होती है। देखिए ऐसे होती है। है ना, ऐसे संरचना क्या होती है, ये मधुमक्खी छत्ते की जैसे होती है। हनीकैम्ब स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कौन सी होती है, ये हनीकैम्ब स्ट्रक्चर होती है, यानी मधुमक्खी के छत्ते के जैसे इसका आकार होता है इस सॉइल का, है ना। तीसरा है फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। फ्लोकुलेंट का मतलब कि गुच्छेदार, है ना, गुच्छेदार कैसी संरचना होती है वो देख लीजिए। जैसे देखे होंगे भी, समुद्र के किनारे जब की एक प्रकार का कीड़ा होता है जो समुद्र के किनारे जो सॉइल होती है उस पर अगर चल देता है तो ऐसे ऐसे वैसे निशान पड़ जाता है, ऐसे 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 गुच्छे टाइप हो जाता है ना, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे गुच्छे टाइप संरचना होती है, समुद्र के किनारे जाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे संरचना होती है। ठीक है, तो ऐसी संरचना को हम कहेंगे गुच्छेदार संरचना। ठीक है, इस प्रकार की संरचना को गुच्छेदार संरचना करते हैं, है ना। ये इस प्रकार टाइप की भी एक संरचना होती है ना। समझ में आई बात। तो ये 3 टाइप की संरचना होती है सॉइल की। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब ये लेसन समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगली लेसन कल स्टार्ट होगी। थैंक यू वेरी मच।